इस चुनाव के संबंध में इसी सिलसिले में हम भी कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सन 52 से देश में इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। हर 5 साल के बाद देश की जनता को यह अधिकार मिलता है कि वो अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुने, प्रदेश की सरकार बनाने के लिए लखनऊ के लिए विधायक चुने, देश के सरकार और लोकसभा के गठन के लिए अपने क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य चुने। 17 बार लोकसभा का गठन हो चुका और 18वीं बार लोकसभा के गठन के लिए ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। भारत की संसद में जो 545 सीटें हैं, उसमें से 285 क्षेत्रों में वहां की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। अब जो शेष बचा है वो अगले 4 चरण में। कल भी चौथे चरण का चुनाव होगा। सबसे अंतिम चरण 7वां चरण जब गाजीपुर में मतदान होगा। 1 जून को गाजीपुर में वोट पड़ेगा और 4 जून को पूरे देश में जहां जहां भी वोट पड़ा है सभी वोटों की गणना होगी। एक तरफ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और उसको समर्थन में रही उसके गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं, जिनके समूह को एनडीए की संज्ञा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इस सत्ताधारी दल को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जो मोर्चा बनाया है, उस मोर्चा को इंडिया गठबंधन की संज्ञा दी गई है। अब सभी दलों के लोग अपने अपने कैंडिडेट के लिए क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर इस तरह के गांवों में चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करने का काम कर रहे हैं, जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी इसी कड़ी में आज आपके बीच में आए। हम चर्चा वहां से शुरू करना चाहते हैं जब 2014 में इस देश में एक परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन की बयान 1 साल पहले 2013 से शुरू हुई थी। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं और आप लोगों से सवाल भी पूछना चाहता हूं। इस देश में एक ऐसी विभूति जो जब चाहे प्रकट हो जाती है और जब चाहे अदृश्य हो जाती है। उस विभूति का नाम आप में से किसी को याद है या भूल गए? जिसे लोग अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। देश की बहुत ही मशहूर हस्ती है। बताइए, आप लोगों में से कुछ लोग उनका नाम जानते हैं, अन्ना हजारे का? कितने लोग हाथ उठाइए अन्ना हजारे। अन्ना हजारे हमारे देश की वो शख्सियत है जो 2013 में प्रकट हुई थी और उन्होंने देश की जनता के सामने एक लोकपाल की नियुक्ति हो, लोकपाल और फिर देश का भ्रष्टाचार। लोकपाल के माध्यम से उनका प्रयास था कि बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो बेईमानी करते हैं, लूट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या कमीशनखोरी के माध्यम से देश को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं, अगर देश में लोकपाल की नियुक्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार का पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि देश में आंदोलन को बहुत बढ़ा चढ़ा के जनता के बीच में प्रस्तुत किया। इस आंदोलन ने जल आंदोलन का रूप ले लिया। अब लोकपाल की नियुक्ति हो जाए, ये सवाल तो 10 साल से अधिक समय बीत गया। दुर्भाग्य का विषय है कि लोकपाल की नियुक्ति और नारा ये ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने
मोदी का चेहरा आगे करके जनता के सामने ये बात रखी कि अगर अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी जाएगी तो देश में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी बंद कर दी जाएगी। और जनता त्रस्त थी और ये त्रस्त जनता चाहती थी कि देश में चोरी बेईमानी बंद हो। और इसलिए जब पहली बार ये नारा आया तो लोगों ने इस नारे को गंभीरता से लिया और उनके मन में उन लोगों के प्रति कुछ सहानुभूति और उनकी तरफ आकर्षित होने की भावना पैदा हुई। दूसरा नारा दिया इन लोगों ने, सिर्फ भ्रष्टाचार तक बात सीमित नहीं रही। दूसरा नारा उन दिनों दिया गया कि देश में बेरोजगारी की समस्या ने इस कदर विकराल रूप धारण कर लिया है कि देश के नौजवानों का भविष्य संकट में है। अगर देश में परिवर्तन लाया जाए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने तो देश के बेरोजगारों की समस्या का समाधान किया जाएगा और देश के बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देश में 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। अब ये ऐसा विषय था जो घर घर की समस्या थी। आज हर घर में डिग्रियां हैं, पढ़े लिखे बेटे बेटी हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। जनता त्रस्त थी। भ्रष्टाचार के बाद जब दूसरा नारा दिया गया बेरोजगारी दूर करने का तो जनता आकर्षित हुई। जब जनता बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार को दूर करने के सवाल पर उनकी तरफ आकर्षित होने लगी तब तीसरा एक और नारा दिया गया और वो नारा था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को हम नियंत्रण में करेंगे। सरकार बनेगी तो ये 400 रुपए वाला सिलेंडर जो इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच के बाहर है। याद करिएगा उन दिनों स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता थी। वो सिलेंडर लेकर के धरने पर बैठ गई दिल्ली में। उन्होंने अपनी चूड़ी उतार करके भेज दिया मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री को कि ये चूड़ी पहन लो कि तुम्हारे राज्य में आज गैस का सिलेंडर 400 रुपया और महंगाई इतनी बढ़ी है कि देश में डीजल 58 रुपया लीटर और पेट्रोल 65 रुपया लीटर है। बदलाव की आवश्यकता है। देश की जनता का आह्वान किया गया कि अगर इससे मुक्ति चाहते हो तो अवसर दो और इन लोगों को हटाओ। इस सवाल पर से प्रभावित हुई और जो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नरेंद्र मोदी के पक्ष में आया और देश में 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। 5 साल तक सरकार चली। सपना दिखाया गया देश की जनता को कि भारी कर्जे के बोझ से जो देश दबा हुआ है, अब अवसर जनता ने हमें दिया है, हम देश को कर्ज मुक्त कर देंगे। 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जे का हिसाब बताया गया और कहा गया कि देश इस कर्ज के बोझ से शीघ्र ही मुक्ति पालेगा। कहा गया कि इस देश को विकास के पथ पर दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने के लिए हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। यह भी कहा गया कि हर राज्य में एम्स जैसा हम 5 और हॉस्पिटल हर राज्यों में बनाएंगे। यह भी कहा गया कि हम देश में टोक्यो जैसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर राज्य में बनाएंगे। यह भी कहा गया कि हवाई चप्पल पहन के घूमने वाले गरीबों को हम हवाई जहाज में उड़ाने का अवसर प्रदान करेंगे। याद है ये बातें आपको? बताइए। याद है? ताली बजाओ। अब 10 साल का समय बीत गया, हिसाब करने का समय आ गया, क्योंकि आगे के लिए फिर 5 साल का समय मांगा जा रहा। तो वो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार का जो वादा था, सबसे पहले उसी की समीक्षा कर लो। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होगा। कहीं बौरी गांव में प्रधान जी बताइए, एक ही घरवा में कम से कम 2-3 गो तो नौकरियां अरस गई हुई तो रहे में ठेला ठेली हो।
मिल गई नौकरी, बोले जा। गांव का गांव 10-10 गांव चिराग लेके घूमते चले जाओगे, एक कोई नहीं मिलेगा जिसको कोई रोजगार का साधन मिला। ये कहने वाले हजारों मिल जाएंगे कि हमारे पास जो भी रोजगार का साधन था वो भी खत्म हो गया, नौकरियां भी खत्म हो गई, और तो और जो बेचारे घर लौट के आए नौकरी जिनकी समाप्त हुई, उनको पेंशन भी नहीं मिली। जो मिलती थी पेंशन, वो पेंशन भी बंद कर दी गई। ये विचित्र सरकार है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। छोड़िए बुलेट ट्रेन चलाना, वो तो सपने की बात है। भारत में बुलेट ट्रेन तो नहीं चली। अफसोस की बात है कि भारतीय रेल का कबाड़ा निकाल दिया गया। 3 रुपए का टिकट 30 रुपए में हो गया प्लेटफॉर्म का टिकट। भारतीय रेल में आगे 4 बोगी जनरल बोगी काके लगाई जाती थी। वो जनरल बोगी जिसमें बिना रिजर्वेशन का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा अखबार हाथ में लेकर के अपना बैग लेके चढ़ जाता था और जमीन पर अखबार बिछा करके वहीं बैठ के सो करके और अपनी यात्रा कर लेता था। मोदी सरकार में वो जनरल बोगियां तमाम रेलवे से खत्म कर दी गई। एक भी ट्रेन में एक भी बोगी नहीं। अब बुलेट ट्रेन चलाने का सपना तो देखा है, बुलेट ट्रेन तो नहीं आई। हाँ, प्राइवेट लोगों के हाथ में भारतीय रेल की पटरी और स्टेशन आपने सौंप दिया। रेल की पटरी भारत सरकार की, स्टेशन भारत सरकार का, सिग्नल भारत सरकार का, और ट्रेन दौड़ रही है किसी पूंजीपति की। आपने क्या सपना दिखाया? आपने कहा था देश कर्ज से, बोझ से दबा हुआ है, अवसर दो, ये कर्ज चुकता कर दिया जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज देश पे कर्ज 4 गुना बढ़ गया। 49 लाख करोड़ का कर्जा आज देश में 205 लाख करोड़ रुपया। मोदी जी, आपके राज्य में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा। आपने जनता से वादा किया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाना मेरा सपना है। आपने तो जहाज ही भेज दिया। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर